महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। एक बार फिर ईडी के हत्थे महाराष्ट्र के विधायक चढ़े हैं। 4,300 करोड़ के घोटाले के मामले में ईडी ने विधायक और फर्म से जुड़े कुछ लोगों के घर छापेमारी की है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने बैंक के पैसे को अवैध तरीके से ट्रांसफर किए हैं, जिसके बाद विधायक हितेंद्र ठाकुर और विवाह समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और निदेशक गोपाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों जांच में कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। वहीं एजेंसी ने बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी प्रमुख और विधायक हितेंद्र ठाकुर द्वारा प्रमोटेड विवाह ग्रुप, उसके सहयोगियों और 2 वित्तीय सलाहकारों के पालघर जिले के वसई, विरार और मुंबई के अंधेरी, जुहू और चेंबूर स्थित 5 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापा मारा है। छापेमारी के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत विवाह ग्रुप के प्रबंध निदेशक और गोपाल चतुर्वेदी नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामले में विधायक को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ठाकुर की पार्टी में 3 विधायक हैं और उन्होंने शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार को अपना समर्थन दिया हुआ है। ठाकुर के अलावा उनके बेटे क्षितिज ठाकुर और राजेश पाटिल विधायक हैं। ईडी ने इससे पहले इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की थी। आपको बता दें कि ईडी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की अपनी जांच के तहत HDIL के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है। इसके बाद से ही ईडी महाराष्ट्र के कई दूसरे विधायकों से भी मामले को लेकर पूछताछ कर चुकी है, जिसमें महाविकास अघाड़ी सरकार के विधायक भी शामिल हैं। चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। भारत की सख्ती के बावजूद चीन बार बार LAC पर हिमाकत कर रहा है। लद्दाख में भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद चीन कुछ दिनों तक शांत था, लेकिन अब लद्दाख से इतर सिक्किम के नाथुला में घुसपैठ की कोशिश को अंजाम देने में लगा है। लेकिन एक बार फिर भारतीय सैनिकों ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस बार चीनी सैनिकों की पिटाई भारतीय जवानों ने थप्पड़ से की है। इसके बाद भारतीय सैनिकों के मुस्तैदी के आगे चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि सिक्किम के नाथुला सेक्टर में चीनी सेना ने LAC की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन खराब मौसम की स्थिति के बावजूद मुस्तैदी से डटे जवानों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया। इस दौरान दोनों ओर के सैनिक आपस में भिड़ गए। बता दें कि नाथुला काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, जिसका मतलब है कि इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के चलते इस क्षेत्र में आपसी टकराव की स्थिति भी आ सकती है। पिछले साल भी चीन लद्दाख सीमा पर भारतीय जवानों के साथ भिड़ चुका है। पेंगोंग झील के पास पिछले साल 5 से 6 मई की मध्य रात को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। दोनों ओर के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कुछ सैनिक जख्मी हुए थे। ये लड़ाई कुछ मिनटों में ही खत्म हो गई थी। 6 मई को दोनों ओर से बातचीत के साथ ही मामला सुलझा लिया गया था। वहीं इसके बाद चीन और भारत के बीच अभी तक 9 बार बातचीत हो चुकी है। चीन बार बार अपनी गलतियों को मानता है और कुछ दिनों के लिए LAC से पीछे चला जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर भारतीय सैनिकों से टकराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब लद्दाख से इतर सिक्किम के नाथुला में घुसपैठ की कोशिश को अंजाम देने में लगा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे के सामने धोखाधड़ी हुई है। अगर ये कहे कि मुख्यमंत्री के साथ ही धोखा हुआ है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सचिवालय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा साइन की गई फाइल के साथ ही छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ भी ऐसी हुई है कि सीएम साहब के आदेश को ही बदल दिया गया है। मामला सामने आने के बाद अब तूफान मच गया है। आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि ठाकरे ने एक PWD अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देने संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बाद में उनके हस्ताक्षर के ऊपर लाल स्याही से लिखा गया कि जांच को बंद कर देना चाहिए। सूत्रों की माने तो इस घटना ने मंत्रालय के अंदर एक हलचल पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले JJ स्कूल ऑफ आर्ट बिल्डिंग में किए गए काम में कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर कई PWD इंजीनियर्स के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की थी। जांच के दायरे में तत्कालीन कार्यकारी अभियंता नाना पवार भी थे, जो अब अधीक्षण अभियंता बन गए हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार के सत्ता में आने के बाद PWD मंत्री अशोक चव्हाण ने जांच को आगे बढ़ाया और इसे सहमति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया। हालांकि जब फाइल लौटकर PWD विभाग में आई तो चव्हाण ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रस्ताव को बदल दिया है। फाइल में ठाकरे के हस्ताक्षर के ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा देख अशोक चव्हाण को शक हुआ। उन्होंने दोबारा फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा और इस तरह से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह का फर्जीवाड़ा किसने किया है, ये जांच का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये प्रमुख निर्णयों पर अंतिम सहमति होती है। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद करोड़ों रुपए के फंड को जारी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाली फाइल के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान में अब शिवसेना भी कूद गई है। पहले तो शिवसेना ये दावा कर रही थी कि बंगाल में ममता बनर्जी जीतेंगी, लेकिन शिवसेना ने जैसे ऐलान किया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में वो भी किस्मत आजमाएगी, आड़े तिरछे शिवसेना, टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि बीजेपी ने ममता दीदी की कमजोर नस पकड़ ली है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ममता को जय श्री राम के नारे देकर उकसाया गया। अगर ममता बिना चिढ़े जय श्री राम कहती तो दांव पलट जाता। सामना में यह भी लिखा है कि हर कोई अपने वोट बैंक बचाने में लगा है, इसीलिए सेकुलरवाद और मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता ने मंच छोड़ दिया। सामना में यह भी लिखा है कि इसीलिए ममता के मुख्यमंत्री होने के बावजूद दुर्गा पूजा विसर्जन पर बीजेपी का झूठा प्रचार सफल रहा और लोकसभा में बीजेपी ने 18 सीटें जीती। ये ममता दीदी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ाकर पीएम मोदी भी बंगाल पहुंच रहे हैं। किसी भी तरह ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी का झंडा बंगाल में लहराने की कोशिशें शुरू है। दरअसल ये मामला शुक्रवार यानी नेताजी की 125वीं जयंती के दिन का है, जब टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी दौरान सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर उपस्थिति के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ी हुई। तब उपस्थित भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसे ममता ने अपना अपमान करार दिया और वो भाषण दिए बिना ही मंच छोड़ दी। ममता की इस ऊंची हरकत के बाद से ही वो दूसरे दलों के निशाने पर है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जय श्री राम के नारे से ममता को क्या परेशानी है। उधर बीजेपी ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा है कि दीदी एक समुदाय को खुश करने के लिए जय श्री राम के नारों से चिढ़ती हैं। हालांकि अब बीजेपी की विरोधी शिवसेना भी ये मान रही है कि बीजेपी ने ममता दीदी की कमजोरी पकड़ ली है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं द्वारा इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से ये संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में भगवा दल फ्रंट फुट पर खेलने वाला है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के लिए कुर्सी इस बार कांटों भरा ताज है। वैसे तो इसका अंदाजा उसी दिन हो गया था जब बीजेपी की अधिक सीट होने के बाद भी नीतीश को कुर्सी थमाई गई, लेकिन उसके बाद जो खेल चल रहा है उससे नीतीश कुमार को भी अंदाजा हो गया है कि वो ज्यादा दिनों तक सीएम नहीं रहने जा रहे हैं। पहले तो नीतीश को काबू में रखने के लिए बीजेपी ने बिहार में 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया है और उसके दिग्गज नेता शहनवाज हुसैन को भी एमएलसी बनाकर बिहार की राजनीति में एंट्री करा दी है। नीतीश बीजेपी के हर चाल से वाकिफ है, इसलिए अब वो खुलकर बोल रहे हैं कि वो ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और बीजेपी में ही उनकी कुर्सी जा सकती है। नीतीश के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दिए। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर कहा कि उनको भी कार्यकाल के बीच ही सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने जननायक का जिक्र करते हुए पूछा कि उनके साथ आखिर अन्याय क्यों हुआ, जबकि वो अति पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी थे। कर्पूरी ठाकुर को 21 अप्रैल 1979 को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार जननायक के दूसरे कार्यकाल की तरफ इशारा करते हुए ये बात कर रहे थे। नीतीश ने कहा कि नाराज लोगों ने 2 साल और कुछ महीने में ही उन्हें पद से हटा दिया, जबकि उन्होंने समाज के सभी वर्ग के हितों का ख्याल रखा था। नीतीश ने कहा कि कभी कभी सबके हित में काम करने वाले लोगों से भी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता का सुख लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए सत्ता का बस एक मतलब है और वो है सेवा। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सत्ता का सुख लेना चाहते हैं। नीतीश का इशारा किसकी तरफ है? जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार के बयान से एक बार फिर साफ हो गया कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, भीतर भीतर कुछ खिचड़ी पक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।